नमस्कार दोस्तों, शिक्षा चक्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे। यह सिद्धांत हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जिसे शॉर्टकट में एसआर थ्योरी भी कहते हैं और हिंदी में इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। परीक्षा में कभी कभी प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत न कह करके संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहां के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमें किस चीज के बारे में बताता है या किस से संबंधित सिद्धांत है? तो यह सीखने की प्रक्रिया के बारे में हमें बताता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपनी प्रसिद्ध प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग की चर्चा सबसे पहले अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में जिसको उन्होंने लिखा था उसमें की थी। यहां से सवाल आ सकता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किस किताब में किया था? तो उन्होंने उनकी जो दो प्रमुख किताबें हैं, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी, तो उसमें इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत सबसे पहले एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में दिया था। यहां पर उन्होंने एक बिल्ली पर पजल बॉक्स प्रयोग करके दिखाया कि जानवर अलग अलग तरीके आजमाते हैं, ट्रायल करते हैं, गलतियां करते हैं यानी एरर करते हैं और अंततः सही तरीका खोज लेते हैं यानी सीख जाते हैं। बाद में उन्होंने इस विषय विस्तार से अपनी दूसरी किताब एजुकेशनल साइकोलॉजी में मानव शिक्षा और अधिगम से जोड़ा, और इसी किताब में इन्होंने सीखने के प्रमुख और गौड़ नियमों की चर्चा की। इसको हम आगे पढ़ेंगे, सीखने के 3 प्रमुख नियम कौन से हैं और गौड़ नियम कौन कौन से हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यह बताता है कि सीखना धीरे धीरे कोशिश यानी प्रयास यानी ट्रायल एंड और गलतियों से यानी त्रुटि या एरर के अनुभव से होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर तब तक कोशिश करता रहता है, तब तक गलतियां करता रहता है जब तक उसे उसका सही समाधान नहीं मिल जाता। आइए देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है। सबसे पहला मुख्य बिंदु है सीखने की प्रक्रिया। यह सिद्धांत हमें सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। जब हम किसी नए कार्य को करते हैं तो शुरुआत में कई गलतियां होती हैं। बार बार कोशिश यानी ट्रायल और गलती एरर के दौरान हम सीखते हैं कि कौन सा तरीका सही है, और जब हमको सही तरीका मिल जाता है तो हम उसको याद कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी हम वो कार्य करते हैं तो सीधे सही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बिंदु है इसका, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक पजल बॉक्स प्रयोग किया। पजल बॉक्स क्या होता है? एक पिंजरा होता है जिसमें एक लीवर लगा होता है, इसको दबाने पर पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे के में बंद कर दिया और बाहर उसके खाना रख दिया। बाहर खाना रखा था लेकिन बिल्ली को दरवाजा खोलने का तरीका नहीं पता था। बिल्ली ने कई प्रयास किए, कई गलतियां की, जैसे खरोचा, काटा, इधर उधर कूदा। प्रयास करते हुए उसने गलती से लीवर दबा दिया जिससे दरवाजा खुल गया और पजल बॉक्स से वह बाहर निकल गई और भोजन को प्राप्त कर ली। इस प्रयोग को उसी बिल्ली के साथ कई बार दोहराया गया। कई बार के अभ्यास के बाद बिल्ली अब सीधे लीवर को दबाने लगी क्योंकि बिल्ली ने सही तरीका सीख लिया था। तो इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये थॉर्नडाइक के द्वारा बनाया गया पजल बॉक्स है जिसमें एक लीवर है, एक दरवाजा है। लीवर को दबाने पर दरवाजा खुल जाता था। भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर रख दिया गया और बाहर भोजन को रख दिया गया। भोजन को देखकर भूखी बिल्ली ने पजल बॉक्स के दरवाजे को खोलने के तमाम प्रयास किए। उसने यहां वहां खरोचा, इधर उधर कूदी, लेकिन जब उसने लीवर को गलती से दबा दिया तो दरवाजा खुल गया और उसे भोजन मिल गया। जब इसी प्रकार दूसरी बार बिल्ली को डाला गया तो उसने बहुत ही कम प्रयासों में ही लीवर को दबा दिया और दरवाजा खुल गया। जब 2-3 बार ऐसा किया गया तो बिल्ली यह सीख गई कि लीवर को दबा देने से दरवाजा खुल जाता है। इसलिए जब कई बार उसके साथ यह प्रयोग किया गया तो अंततः वह सीख गई कि लीवर को दबाने से दरवाजा खुल जाता है। और तीसरा बिंदु है संबंधवाद। संबंधवाद क्या है?
हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी या कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने माना कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध या बॉन्ड स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये उद्दीपक क्या होता है? तो उद्दीपक का अर्थ कोई भी ऐसी चीज या घटना से होता है जो किसी जीव में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। यानी कि अगर कोई तेज आवाज हमें सुनाई पड़ता है तो हम चौंक जाते हैं, तो तेज आवाज क्या हो गया? एक उद्दीपक हो गया। अगर मच्छर हमें काट लेता है तो हम उस मच्छर को अपने आप मार देते हैं, तो मच्छर भी क्या हो गया? एक मच्छर काटना क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। इसी प्रकार जब कोई हमारी आंखों में तेज रोशनी डालता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो रोशनी क्या हो गई? उद्दीपक हो गई। ऐसे जब कोई हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है। तो स्वादिष्ट भोजन हमारे लिए क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। अब मुंह में पानी आना क्या हो गया? एक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया हो गई। तो अब समझ होंगे आप उद्दीपक क्या है। तो थॉर्नडाइक ने यह माना कि सीखना कुछ और नहीं बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना है। जैसे पजल बॉक्स के प्रयोग में भोजन एक उद्दीपक है तथा भोजन को देखकर बिल्ली द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कूदना, खरोजना, काटना, लीवर दबाना आदि विभिन्न अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है। जब बिल्ली लीवर दबाती है तो दरवाजा खुल जाने के कारण उसे भोजन प्राप्त हो जाता है, तो अगली बार बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए सीधे लीवर दबाती है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं भोजन जो कि उद्दीपक है और लीवर दबाना जो कि प्रतिक्रिया है, उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यानी बिल्ली अब यह जान जाती है कि अगर भोजन को प्राप्त करना है तो उसे लीवर को दबाना होगा। इसीलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमको यह कॉन्सेप्ट रटना ना पड़े। देखिए हमने यहाँ पे दे भी दिया है नोट के रूप में, उद्दीपन या उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज या घटना जो हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दे या हमारे अंदर प्रतिक्रिया या अनुक्रिया उत्पन्न कर दे। अब दैनिक जीवन से उदाहरणों से हम देखते हैं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हो रहा है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, शुरू में हम कई बार गिरते हैं और फिर संतुलन बनाना सीख जाते हैं, यानी गलती करते हैं, फिर गलतियों से हम सीखते सीखते साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। ऐसे ही मोबाइल या कंप्यूटर में कोई नया जब फीचर, ये हम समझ सकते हैं कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। इसके अलावा ईएल थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के आधार पर ही कुछ नियम भी बताए जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। तो ईएल थॉर्नडाइक ने केवल प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं दिया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नियम भी बताए हैं जो सीखने से संबंधित हैं। इन नियमों को दो भागों में बांटा जाता है, प्रमुख नियम और गौड़ नियम। प्रमुख नियम के अंदर 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम के अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। गौड़ नियम में यहाँ हमने 5 नियम के बारे में बताया है, कहीं कहीं किताबों में 7-8 नियम भी होते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में उस तरह से हमने यहाँ पर आपको 5 गौड़ नियमों के बारे में बताया। अब आइए थोड़ा इनको विस्तार से देखते हैं। तो मुख्य नियम या प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग 3 हैं जो सीखने की प्रक्रिया के मूल आधार को समझाते हैं। यानी ये जो 3 नियम है, मुख्य नियम, ये सीखने की प्रक्रिया को बारे में हमें बताते हैं कि सीखना कैसे होता है। तो ये 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस अंग्रेजी में कहते हैं, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो तत्परता का नियम क्या होता है? तत्परता का नियम अर्थ इसका क्या है? सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी आवश्यक है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो वह आसानी और रुचि से सीखता है, अन्यथा असफलता या असंतोष होता है। सिंपल सा अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो चीज को जल्दी सीखेगा, अगर वह सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको सीखने में मन नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा गणित सीखने के लिए उत्सुक है तो प्रश्न को शीघ्र हल करेगा। यदि बाध्य किया जाए, उसका मन नहीं है, उसे जबरदस्ती है तो उसे झुंझलाहट होगी। शिक्षण में उपयोग क्या है इस नियम का? शिक्षकों को छात्रों की रुचि जगाकर उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, यानी बच्चे को पहले तैयार करना चाहिए फिर कोई चीज सिखाना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका अर्थ क्या है? बार बार अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत होता है, जबकि अभ्यास न करने से स्वयं कमजोर पड़ जाता है। यानी अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई चीज हमारी क्या होगी? वो चीज हमें याद हो जाएगी, और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वो चीज हमें भूल जाएगी। इसके 2 उपनियम भी बताए गए हैं, जैसे उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। यानी सिंपल सी बात है, अभ्यास, लॉ ऑफ यूज क्या है? अभ्यास जितना ज्यादा यूज करेंगे किसी चीज का, वो चीज हमें ज्यादा याद रहेगी और अस्थायी हो जाएगी, और अगर हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे तो वह चीज हमें
भूल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ज्यादा अभ्यास करेंगे तो साइकिल चलाना आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं तो हो सकता है आप साइकिल चलाना भूल जाएं। ऐसे ही भाषा का अभ्यास करने से भाषा हमें अच्छे से आ जाती है, अगर उसका अभ्यास ना करें तो वह हमें भूल जाती है। शिक्षण में उसका उपयोग क्या है, यानी पुनरावृत्ति और अभ्यास पर जोर देना चाहिए। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका अर्थ क्या है, सीखने की प्रक्रिया परिणामों से प्रभावित होती है। यदि परिणाम संतोषजनक होता है तो व्यवहार दोहराया जाता है, यदि असंतोषजनक होता है तो व्यवहार छोड़ दिया जाता है। यानी कि प्रभाव का नियम यह है कि अगर कोई चीज व्यक्ति सीख रहा है और उसका प्रभाव अच्छा है, उसका परिणाम अच्छा है, तो व्यक्ति को सीखने में क्या होगी, रुचि होगी। ठीक है, अगर नहीं उसका परिणाम अच्छा है तो उसकी रुचि थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन थॉर्नडाइक ने बाद में कहा कि प्रभाव के नियम में संशोधन किया उन्होंने, कि पुरस्कार सीखने को मजबूत तो करता है लेकिन सजा इसे कमजोर नहीं करती। ये थोड़ा सा उन्होंने संशोधन किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया, हो सकता है सवाल आ जाए इस पे कि उन्होंने कौन से नियम में संशोधन किया था, तो प्रभाव के नियम में संशोधन किया था। इसका महत्व क्या है इस नियम का, पुरस्कार और सजा सीखने को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को पुरस्कार दिया जाए तो वो सीखने के लिए प्रेरित होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर सजा दिया जाए तो शायद सीखने में उसके कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि छात्र को अच्छे अंक मिलते हैं तो वह पढ़ाई करना जारी रखता है, यदि सफलता मिलती है तो निराश हो सकता है, पढ़ाई छोड़ सकता है। शिक्षण में उपयोग क्या है, शिक्षकों को छात्रों की सफलता पर प्रशंसा और पुरस्कार देना चाहिए। इन मुख्य नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। पहला था प्रमुख नियम, दूसरा है गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम भी बताए हैं। ये नियम सीखने की प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं को समझाते हैं और मुख्य नियमों जैसे प्रभाव, अभ्यास और तत्परता के नियमों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं करता है। जब तक सही और संतोषजनक प्रक्रिया नहीं मिल जाती तब तक वह प्रयास जारी रखता है। बिल्ली के केस में भी तो यही था, बिल्ली को भोजन प्राप्त करना था, तो उस भोजन, यानी भोजन उसके लिए एक उद्दीपन था, तो उस उद्दीपन के लिए उसने जो ढेर सारी प्रतिक्रियाएं दी, जैसे कूदना, खरोचना, काटना, लेकिन वो तब तक उसने प्रयास जारी किया जब तक उसने लीवर नहीं दबा दिया। जब उसने लीवर दबा दिया तो उसका जो है उसको परिणाम मिला कि वो दरवाजा खुल गया और वो भोजन प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी उद्दीपक के लिए कोई व्यक्ति कई तरह की प्रतिक्रियाएं करता है और ये प्रतिक्रिया तब तक करता है जब तक उसे संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे गणित की समस्या हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, जब सही तरीका मिल जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड डिस्पोजिशन। अच्छा, सीखने की सफलता व्यक्ति की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है। अगर किसी भी चीज को सीखने की इच्छा है, तैयारी है, रुचि है उस चीज में, तो बच्चा उस चीज को आसानी से सीखता है। अनुकूल मनोवृत्ति, मनोवृत्ति माने होता है इच्छा, मन की इच्छा। अगर किसी बच्चे के अंदर किसी चीज को सीखने की इच्छा है तो वह आसानी से और रुचिकर तरीके से सीखता है। अनुकूल मनोवृत्ति सीखने को आसान बनाती है जबकि प्रतिकूल मनोवृत्ति बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, छात्र को विज्ञान विषय में रुचि है तो उसे जल्दी सीखेगा। अगर उसे गणित विषय में रुचि नहीं है तो गणित शायद सीखने में उसको समय लगेगा या सीखना नहीं चाहेगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। व्यक्ति किसी समस्या के छोटे छोटे भागों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, ना कि पूरी समस्या पर एक साथ। यानी कोई अगर समस्या उसके सामने आती है तो समस्या के छोटे छोटे हिस्सों पर वह प्रतिक्रिया देगा और इस तरह से वो पूरी समस्या को हल कर लेता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, कोई जटिल समस्या है तो उसको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम उस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसी लंबे पाठ को छोटे छोटे अंश में याद करना। चौथा है अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। व्यक्ति नई समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव यानी पहले से सीखी गई चीजों का उपयोग करता है। इसमें नई और पुरानी स्थितियों की भी समानता देखकर प्रतिक्रिया दी जाती है। यानी अनुरूपता का नियम ये कहता है कि अगर बच्चा किसी समस्या का हल पहले से जानता है और उसके सामने कोई ऐसी नई समस्या आती है जो पिछली समस्या से मेल खाती है, तो वह अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करके उस समस्या का हल करने का कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को कैट शब्द पहले जानता है तो बैट शब्द वह आसानी से पढ़ लेता है, क्योंकि कैट और बैट एक मैचिंग शब्द है, तो वो कैट शब्द का जो उसका बोलने का अभ्यास है उसी के आधार पर वो बैट को भी आसानी से बोल लेता है। पांचवा और आखिरी नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। कोई भी प्रतिक्रिया नए उद्दीपक के साथ जोड़ी जा सकती है बशर्ते परिस्थिति अनुकूल हो। इसमें प्रतिक्रिया वही रहती है लेकिन उद्दीपक बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे को बैठो आदेश का जवाब देता है तो सिट शब्द सुनकर भी बैठ जाएगा। यहाँ देखिए, समझने की बात है, आप
पावलोव का, अगर आपको घंटी वाला वो एग्जाम्पल याद होगा, इसमें कुत्ते को, जो कुत्ता खाना देखने पे जिसके मुंह में ला रहा था कुत्ते के मुंह में, लेकिन जब घंटी बजा करके खाना दिया जाता था उसको, तो घंटी बजना एक तटस्थ उद्दीपक था, जिसको सुन करके कुत्ते के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब घंटी बजा करके खाना दिया जाता था कुत्ते को, तो कुत्ते के मन में घंटी मात्र की आवाज सुन करके ही मुंह में पानी आ जाता था। यानी कि अगर दो उद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो प्रक्रिया सेम रहेगी, लेकिन उद्दीपक को हम बदल सकते हैं। अच्छा, गौड़ नियमों का शैक्षिक महत्व क्या है? ये नियम शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने में मदद करता है, जैसे समस्याओं को छोटों भागों में बांटना, छात्रों की रुचि जगाना, पूर्व ज्ञान का उपयोग करना। शिक्षक इन नियमों का उपयोग करके कक्षा में सीखने का माहौल बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस सिद्धांत से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, तो उसको लेकर के एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें, इस वीडियो को एक बार डबल स्पीड पे लगा के देख लें। उसके बाद जब आप त्रुटि एवं प्रयास से संबंधित कोई भी प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो आसानी से हल कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, और शिक्षा चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।